हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 35 लेकर आए हैं। और 34 पे सेट का वीडियो पीछे डाला जा चुका है, उसे जाइए जाकर देखिए। और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो पर डे हम लोग 30 प्रश्नों का सेट चला रहे हैं, जिसमें क्या होता है, तो सारे समान विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं। जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का लिया गया है। और हम लोग कीजिए RRB ALP NTPC टेक्नीशियन गेट से और ग्रुप डी के लिए जो PYQ है, वो उसी में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। और उसके बाद बताइए कि आपको कितना रैंक आया, इसको में कितने आपने सही किए हैं। 30 में से अगर अगर आपका 20 से 25 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने अपने प्रश्नों के प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है आयताकार गति। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है असमान त्वरित गति। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि समान त्वरित गति। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वृत्तीय गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मुक्त रूप से जब गिर रहा है कोई वस्तु, तो मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसका है? तो समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, समान त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो समान त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है। इसमें कुछ बात जान लीजिएगा कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। ठीक है। ये अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है। अर्थात मैंने एक समान गति की स्थिति में त्वरित त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। एक समान स्थिति में क्या होता है? तो त्वरण शून्य होता है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन जबकि असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता रहता है। असमान गति रहेगा तो क्या होगा? वेग में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण से वेग का मान भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। वेग का मान क्या होता है? भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है। तो एक बात है, समान त्वरित रहेगा तो उसमें क्या होगा? त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है। और असमान त्वरित रहेगा तो उसमें वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि एक अचल स्थिति में शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण का गणना कीजिए। ठीक है। साइकिल का त्वरण का गणना करना। तो इसमें क्या क्या दिया है ये हम लोग आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है टी बराबर, मैंने समय का मान दिया कितना? तो 30 सेकंड। ठीक है। उसके बाद क्या दिया कि 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से पकड़ लेती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका अंतिम वेग हो जाएगा। अंतिम हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और आपका यू मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। और आपको निकालना क्या है? तो ए बराबर निकालना है, त्वरण बराबर निकालना है। ठीक है। तो त्वरण बराबर निकालने के लिए क्या होगा? आप लोग को पता होगा क्या कि ए बराबर वेग में परिवर्तन हमारा भी यू बटे टी। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग आपका दिया कितना? 60 माइनस में यू का मान कितना था? जीरो। प्रारंभिक वेग जीरो। और समय कितना था? तो 30 सेकंड। ठीक है। तो इसी को आगे बनाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा? 60/30। एक जीरो से एक जीरो, तीनों का छः। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका सही होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि मान्यता का अर्थ है कि कोई वस्तु रिक्त स्थान से चल रही है। मान्यता का अर्थ है कि कोई वस्तु रिक्त स्थान से चल रही है, मैंने किस चाल से चल रही है इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नियत चाल से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि घटती हुई चाल से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बढ़ती हुई चाल से। या डी कह रहा है एक समान चाल से। तो मान्यता कहते हैं किसको? कहते हैं त्वरण का ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? तो मान्यता कहा जाता है। ठीक है। त्वरण का ऋणात्मक मान को क्या कहा जाता है? तो मान्यता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घटती हुई चाल से। क्या हो जाएगा? घटती हुई चाल से। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी घटती हुई चाल से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से 8 सेकंड तक गति करता है। मतलब हमको क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले ए का मान दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण दिया हुआ कितना? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या करा कि समय हम लोग को दे दिया 8 सेकंड। ठीक है। आगे बढ़े। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम लोग को ज्ञात करना है।
अच्छा, तो दूरी को ज्ञात करने के लिए आपको इसमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? तो गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। द्वितीय समीकरण कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो उसमें लगेगा एस बराबर ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सबका दूरी हो गया, यू हो गया प्रारंभिक वेग, टी हो गया समय, और ए आपको पता है कि त्वरण, और टी हो गया यहाँ भी समय। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको बैठाना है। तो चलिए इस पर बैठा के देखते हैं हम लोग, तो इसका आंसर कैसे आता है। तो पहले निकालना क्या है, तो एस बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, यू का मान, यहाँ का यू का मान कितना हो जाता है, यू का मान हम लोग जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो यू का मान बैठा देंगे जीरो प्लस में, और टी का मान कितना दिया हुआ है, तो टी का मान दिया है 8, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, तो जीरो गुना 8 प्लस में 1/2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 गुना में टी का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। चलिए आगे बनाते हैं। तो अगर आगे क्या करा है कि एस बराबर हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ क्या जीरो से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस में 1/2 गुना 3 गुना 8 का स्क्वायर कितना होगा, 38 64। ठीक है, दो से इसको काट दीजिए, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 32 बार में। और एस बराबर हम लोग निकालेंगे, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो को हटा देते हैं, और यहाँ तीन के 3 दूना 6 और 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 3 9, मतलब क्या होगा 96, और दूरी इसलिए मीटर में, 96 मीटर। दूरी कितना हो जाएगा, 96 मीटर। 96 मीटर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 96 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा 96 मीटर। ये जो फार्मूला दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास की ओर, तो अगला पास क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय से संबंधित को दर्शाता है, मतलब जिसमें वेग और समय दोनों हो। ठीक है, वो दर्शाता है। ठीक है, तो जिसमें खोजे कि वेग और समय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में वेग नहीं है, समय तो है लेकिन वेग नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या रहा है, टू ए एस और भी, देखिए यहाँ पर क्या है, वेग दिया हुआ है लेकिन इसमें समय नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो सी कह रहा है कि वेग दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह। और भी बराबर यू माइनस ए टी है, ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बी टी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गति के संबंध में कुछ समीकरण होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है कौन कौन समीकरण, सो आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर का समीकरण क्या होता है, तो पहला नंबर कह रहा है कि भी बराबर यू प्लस ए टी, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, क्या होता है, भी बराबर यू प्लस ए टी, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, ठीक है, तो ये हो गया पहला, और ये होगा दूसरा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया तीसरा, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए टू ए एस। ठीक है, उसी प्रकार से अगर चौथा नंबर देखें, तो चौथा में क्या करा है, एस एन बराबर यू प्लस ए बटे टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये चार समीकरण आपको याद रखना। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है चार समीकरण। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को क्या क्या पता है कि भी बराबर क्या होता है, तो अंतिम वेग, यू बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग, ए हो गया त्वरण, और टी हो गया समय। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें चलेगा, तो भी बराबर क्या होगा, अंतिम वेग, यू बराबर हो गया अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और आपको ए बराबर त्वरण हो गया, और एस बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन। ठीक है, एस बराबर विस्थापन या दूरी हो जाएगा। ठीक है, एस बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन और दूरी। उसी प्रकार से इसमें जाएगा, तो एस बराबर क्या है, विस्थापन या दूरी, यू बराबर आपको पता है कि प्रारंभिक वेग हो जाएगा, टी समय हो जाएगा, और हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने सब आपका पता है कि ए हो जाएगा त्वरण। तो चलिए थोड़ा देर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हो जाएगा, भी में क्या उचित अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यू में जाए, तो यू हो जाएगा प्रारंभिक वेग।
ठीक है। और इसमें और क्या देगा, ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा त्वरण, ए हो गया त्वरण, और टी हो गया समय। ये हो गया समय, उसमें इसमें क्या बाकी है, तो इस हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा विस्थापन। ये हो जाएगा क्या, तो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर एक बचा क्यों, तो एक बचा एस एन। एस एन को क्या कहते हैं, तो एस एन हो जाएगा एनवे समय में विस्थापन, क्या हो जाएगा, एनवे समय विस्थापन, क्या हो जाएगा, तो एनवे समय में विस्थापन, ठीक है। इतना हो गया, तो इसमें सारे का नाम लिख दिया मैंने कि कौन कौन के किसका क्या क्या है, ठीक है। तो भी हो गया अंतिम वेग, यू हो गया प्रारंभिक वेग, ए हो गया त्वरण, टी हो गया समय, एस हो गया विस्थापन, और इससे हो गया क्या, तो एनवे समय में विस्थापन, ठीक है। तो ये चारों फार्मूला आप लोग को याद रखना है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पास चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, 6 नंबर पास, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होता है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है। 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। इसमें क्या क्या दिया है, इससे आप लोग आगे लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो इसको में दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, ठीक है। मतलब एक का मान आपको त्वरण दिया हुआ है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, त्वरण गतिमान 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, मतलब टी का मान दिया हुआ है कितना, 4 सेकंड, ठीक है। टी का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड, ठीक है। और इसको में क्या होगा, तो इसको में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वह गति कर चुका है इसलिए प्रारंभिक वेग जीरो, लेकिन भी बराबर हम लोग निकालना है, ठीक है। मैंने अंतिम वेग निकालना, कैसे उसका वेग होगा, उसका वेग निकालना मतलब अंतिम वेग हम लोग को निकालना है। अगर प्रारंभिक वेग जीरो है तो अंतिम वेग हम लोग को निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कौन बनेगा, तो इसका फॉर्मूला पहला नंबर ही डाल दीजिए, v बराबर यू प्लस एट्टी, ठीक है। इसमें सारे हैं, v बराबर यू प्लस एट्टी, तो v का मान निकालना है हम लोग को, और u का मान दिया हुआ है जीरो, प्लस में a का मान दिया हुआ है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड, गुना में t का मान 4। तो क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8, कौन था मीटर में, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, v बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ है, 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। विराम यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसकी समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करना है इसका, ठीक है। हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से मतलब रुका हुआ था, यू का मान हम लोग को दिया हुआ कितना, जीरो, ठीक है। मतलब प्रारंभिक वेग जीरो दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कितना, तो 5 मिनट में, टी का मान दिया हुआ है 5 मिनट, तो 5 मिनट को आगे सेकंड में बदल दीजिए, हो जाएगा, तो कितना, 3 सेकंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से में हो जाती है, मतलब क्या होता है, भी का मान दिया हुआ है, मतलब अंतिम वेग दिया हुआ है 90, ठीक है। उसको क्या करें, तो मीटर प्रति सेकंड में किया जाए तो कितना हो जाता है, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो 5/18 से, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो 18/5 से, इसको 10 उलट देना है, ठीक है। तो 18 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 5 5 25, ठीक है। ये का मान आ रहा है 25, ठीक है। और उसको में क्या करना है, तो हमको दूरी निकालना है, क्या निकालना है, तो तय की गई दूरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या, दूरी निकाला था। दूरी पर फॉर्मूला हम लोग लगाए थे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का जरूरत है, मतलब त्वरण जरूरत है, तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग प्रथम नियम से इसको में लगाएंगे। तो v बराबर यू प्लस टी, क्या हो जाएगा, v बराबर यू प्लस एट्टी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो v का मान कितना दिया था, 25, बराबर यू का मान कितना दिया था, जीरो, प्लस में ए का मान हमको निकालना है, और गुना में टी का मान 300, ठीक है।
तो इसका में क्या हो जाएगा, तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये गुना में रहेगा, तो 300 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए 25/300 बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए काटते हैं आगे। तो 5×5 = 25 और 5×6 = 30। ठीक है, और फिर से कट जाएगा ये 5 से, 5 × 5 = 5, 5×2 = 10, 12 बार में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए का मान निकल गया। अब यहाँ आते हैं तो हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए प्रारंभिक 0 गुना में टी का 300 प्लस में हाफ गुना में ए का मान कितना आया, तो 1/12, 1/12 गुना में टी स्क्वायर, मतलब 300 दो बार गुना कर लेते हैं। ठीक है, 300 गुने 300, 300 का स्क्वायर करिए, 300 गुने 300 कर दीजिए, बहुत बराबर पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो पहला वाला जो दिया हुआ होगा जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि 0 से 300 गुना करेंगे तो क्या होगा जी। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, तो मुझसे काटिए इसको 15 बार में, 150 बार कट गया 300। ठीक है, और 12 कटता है इसको से, तो 12 से नहीं कटेगा तो फिर इसको 2 से काटिए, 2×6 = 12। ठीक है, और यहाँ कटिए 150 बार में कट जाएगा ये 300। ठीक है, और उसके बाद फिर 6 बचा, फिर से काटिए, तो 2 से इसको काटिए, 2×3 = 6, और इसको 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, तो 7×2 = 14 और 1×5×2 = 10। अब 3 आया तो 3 से कटेगा, तब 3×2 = 6 और 3 बचे 15, ये कट गया 3 से भी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, तो निकला क्या 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 बचा वो लिखिए, तब 25 गुना में 150। ठीक है, ये दोनों को गुना करना है, तो गुना करने के बाद क्या होगा, तो 25 के जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 25×5 = 125 होता है, 125 का 5 हासिल 12, कितना है 12। उसके बाद 25 से कम 25, और 25 और 12 कितना हो जाता है, तो 5×2 = 7 और 2×1 = 3, 37। तो यहाँ क्या हो जाएगा 37, तो दूरी कितना हो जाएगा 3750 मीटर। क्या हो जाएगा 3750 मीटर, लेकिन ऊपर में क्या सब किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3750 जो मीटर में आंसर आया उसको किलोमीटर में चेंज कीजिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3750, और इसको 100 से 1000 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 अंक के बाद जीरो बैठा पॉइंट बैठा दीजिए, तो ये कितना होगा 3.75 किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 3.75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। 8 सेकंड के बाद इसके गति को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देगा, इसमें सबसे पहले देखिए स्थिर, पहले क्या लिखा हुआ है, स्थिर स्थिति से, तो स्थिर स्थिति मतलब क्या हो जाएगा, तो यू का मान आपका हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, यू का मान हो जाएगा जीरो। ठीक है, और क्या करा कि 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से, तो त्वरण का मान दिया हुआ है, मतलब ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना था 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरित चलाते होता 8 सेकेंड के बाद, मतलब टी का मान भी दिया हुआ है, टी का मान कितना दिया हुआ है 8, 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो गति मतलब अंतिम वेग हम लोग को निकालना था, v बराबर u प्लस टी, ये फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो v का मान आपको निकालना है, u का मान 0 है, प्लस में a का मान दिया हुआ है 4 और t का मान दिया हुआ 8, तो v का बराबर क्या हो जाएगा, तो 8×4 = 32 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, तो 32 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का जो पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस टी, तो ये किसके बीच संबंध स्थापित करता है, स्थिति और समय के, स्थिति और वेग के, वेग और समय के, या वेग और त्वरण के। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो स्थिति और समय के, नहीं स्थिति और समय, वेग और समय का, क्या है, तो वेग है और समय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, और वेग और समय का क्या हो जाएगा, तो वेग और समय का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, और एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति
से चल रही है, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। फिर से दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आगे देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो यहाँ लिख लेते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया हुआ है कुछ, तो टी का मान दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है। त्वरण का मान मतलब ए का मान दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो यू का मान भी दिया हुआ था। यू का मान कितना है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। और भी का मान भी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इस समय का कहते हैं दूरी का मान निकालना, मैंने एस बराबर हम लोग को निकालना था। एस बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला उठाए कि एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो इस पर आप बैठा दीजिए डायरेक्ट फार्मूला पर। तो क्या होता है, एस बराबर यू का मान कितना दिया हुआ है, तो यू का मान दिया हुआ है 5 गुना में टी का मान कितना दिया हुआ है, तो टी का मान हुआ है 5 प्लस में हाफ ए का मान दिया हुआ है कितना, तो ए का मान हो गया 1 गुना में टी का मान कितना दिया हुआ है, तो 5। 5 गुने 5 स्क्वायर। ठीक है। तो आगे गुना कहीं तो क्या, 5 5 25 प्लस 5 5 25/2। ठीक है। तो 2 एलसीएम ले लीजिए। तो क्या था, 25 2 का 50 प्लस 25। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 75/2। अब 2 से भागा दिए तो 2 तिया 6, ये गया तो 2 सते 14, ये गया तो 2 5 10, तो 37.5। ठीक है, मीटर। 37.5 मीटर कहाँ है, 37.5 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 37.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 37.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं आपको याद रखना है कि फॉर्मूला जो 4 दिया हुआ है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो फार्मूला से बहुत सारे समीकरण बनते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास क्या हो, तो अगला पास क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है। एनोड और कैथोड पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जो है, जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनोड पर कैल्शियम गैस होता है, और सॉरी क्लोरीन गैस होता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि एनोड जो होता है, एनोड क्या होता है, तो एनोड होता है ऋणात्मक। ठीक है। ये क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। और कैथोड क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है। प्लस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। कैथोड क्या होता है, तो धनात्मक होता है, और एनोड ऋणात्मक होता है। ये बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्न धातुओं का अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे पहले आता है पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम। ठीक है। उसके बाद फिर आता है जिंक। फिर उसके बाद आता है कॉपर। उसके बाद आता है एच जी मरकरी। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, तो ए जी सिल्वर। ठीक है। ए जी क्या आ जाएगा, सिल्वर। तो आप देख लीजिए कि इसमें ऐसा प्रक्रिया से कौन बैठाया गया। तो देखिए, पोटेशियम सोडियम जिंक कॉपर, नहीं एच जी पहले आ गया। पोटेशियम सोडियम जिंक कॉपर ए जी, एच जी नहीं, एच जी पहले आएगा। पोटेशियम सोडियम जिंक कॉपर एच जी ए जी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पोटेशियम पहले आएगा, सोडियम फिर जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर आएगा। ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। और एक लिस्ट में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, उसको हम क्रियाशीलता कैसे रहता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो NaOH का निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, NaOH को रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए
किस विलयन का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो लवण जल का। किसका किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, लवण जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, तो लवण जल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर सी, जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रक्रिया से जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया से जाना जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि श्रृंखला। क्या हो जाएगा, तो गतिविधि श्रृंखला। क्या हो जाएगा, तो गतिविधि श्रृंखला। ठीक है, तो चलते हैं अगले पास। क्या अगला पास क्या करा, 16 नंबर करा कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए है। मतलब अगर कोई घोल है उसमें धातु ए जो है वो धातु बी को प्रतिस्थापित कर देता है तो धातु ए क्या है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर किसी धातु को प्रतिस्थापित कर रहा है तो मान जाइए कि वो धातु क्या होता है, क्या हो जाएगा, तो प्रतिक्रियाशील हो जाएगा, यानी अभिक्रिया समय ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्या हो जाएगा, तो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, बी की तुलना में क्या हो जाएगा, तो अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मेरे कह रहा है कि तानु नाइट्रिक एसिड, बी कह रहा है तानु सल्फ्यूरिक एसिड, सी कह रहा है तानु सिट्रिक एसिड, और डी कह रहा है तानु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या आता है, तानु सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका किया जाता है, तो तानु सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। क्या किया जाता है, तानु सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर की बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 18 नंबर, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। निम्न धातुओं में से कौन से धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है। तो लोहा विस्थापन वही करेगा जिसका अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगा, उससे अधिक होगा, लोहा से अधिक होगा। तो इसमें से कौन है जिसको लोहा से अधिक अभिक्रियाशीलता है, तो कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जस्ता। क्या हो जाएगा, जस्ता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन करेगा, तो जस्ता करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा 19 नंबर कि रिक्त स्थान जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। मैंने कौन सा धातु है जो जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो कौन हो जाएगा, तो होता है कॉपर। कॉपर जो होता है HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कौन करता है, तो कॉपर HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहा पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा फीडबैक क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछता ज़्यादा है, इसको इसका याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। ठीक है, संक्षारण और जंग लगने की स्थिति में जो लेपन विद्युत लेपन किया जाता है किसका किया जाता है, तो जस्ता का किया जाता है। किसका किया जाता है, जस्ता का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या करा, रिक्त स्थान श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है। मैंने कौन सा ऐसा है जो, कौन सा ऐसा श्वसनी है जो उत्सर्जित और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पंज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्पंज।
स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचन वाले अंगों से रहित होता है। कैसे कैसे होता है? तो श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचन वाले अंगों से रहित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो एक पशु है। क्या है? तो एक पशु है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जगह, एक पशु। ठीक है, स्पंज क्या है? तो एक पशु है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, वो इसमें किस नाम से जाना जाता है? तो जो खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क होता है जिसका तकनीकी नाम सोप है, वो इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मदर ऑफ पर्ल। कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, वो मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसे घोंघा वर्ग के प्राणियों से बनता है। क्या था? तो इसे घोंघा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। क्यों बनाता है? तो घोंघा वर्ग के प्राणी इसको बनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? निम्नलिखित में से कौन कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो कौन सा बना हुआ है? तो ये बना हुआ है हाइड्रा। कौन बना है? तो हाइड्रा बना हुआ है। हाइड्रा जो है सिलेंडरेटा संघ का जीव होता है। यह जीव आर्य समिति एवं द्विस्तरीय होता है। क्या होता है? तो आर्य समिति या फिर द्विस्तरीय होता है। अर्थात मैंने बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस, इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन दोनों होता है। ठीक है, और द्विस्तरीय होता है। एक होता है कुछ तो एपिडर्मिस, बाहरी एपिडर्मिस होता है, एक होता है भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो पुनर्जनन या मुकुलन द्वारा कौन सा कर सकता है, इसके बारे में बताना। तो कौन सा कर सकता है? तो कर सकता है हाइड्रा। क्या कर सकता है? तो हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन या फिर मुकुलन द्वारा कर सकता है। हाइड्रा मुख्यतः तालाब, पोखर, झील एवं गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधा या वस्तु से चिपके रहते हैं। यह कभी कभी प्रचलन भी करता है। यह निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा संघ का जंतु होता है। कुछ है तो सिलेंट्रेटा संघ का ये जंतु होता है। हाइड्रा जंतु जो पुनरुद्भवन मैंने पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। कुछ कहता है तो मुकुलन और पुनर्जनन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा 26 नंबर पास करा कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसको आपको बता दिया क्या? तो हाइड्रा। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास कह रहा है कि रिक्त स्थान का शरीर को कोशिका की दो परतों से बना होता है। तो रिक्त स्थान का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। तो इसका कोशिका की दो परतों से बना हो रहा था शरीर। तो आपको पता है तो सिलेंट्रेटा, जिसे हाइड्रा भी कहा, हाइड्रा को जो है सिलेंट्रेटा संघ के जंतु है। ठीक है, तो कहा जाएगा सिलेंट्रेट। ठीक है, सिलेंट्रेट इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि हाइड्रा स्टारफिश या प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो हाइड्रा आपको पता हुआ है तो हाइड्रा क्या हो जाएगा? तो पुनर्जनन। ठीक है, हाइड्रा क्या हो जाता है? हाइड्रा तो पुनर्जनन या मुकुलन दोनों हो गया, लेकिन स्टारफिश और प्लेनेरिया ऐसा बोलेगा तो पुनर्जनन से और प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिस नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिस नहीं है। कौन सा है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो जेलीफिश जो है और टिप्रोब्लास्टिक नहीं है। ठीक है, कौन है? तो जेलीफिश नहीं है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन माने बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित उत्पादित करता है और पुनर्जनन का कार्यान्वित कर सकता है? तो इसका आंसर आप लोग को पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हाइड्रा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर और अपना रैंक जरूर कमेंट कीजिए, आप कितने सही किए ये जरूर कमेंट पर आप लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।